मेन मेमोरी मेमोरी बेसिकली एक डिवाइस होती है जो कि डाटा को एक्सेप्ट कर सकती है और होल्ड कर सकती है और डिलीवर कर सकती है, या इन शॉर्ट आप ये कहें ऐसी डिवाइस जिसमें डाटा को स्टोर किया जा सकता है। अगर आप यहाँ पे डेफिनेशन देखें, अ डिवाइस और मीडियम विच कैन एक्सेप्ट डाटा, होल्ड डाटा एंड डिलीवर डाटा ऑन डिमांड एट लेटर टाइम। मतलब क्या कि एक ऐसी डिवाइस जिसमें डाटा को स्टोर किया जा सके और ज़रूरत पड़ने पर बाद में आप उसे जो है वो वहाँ से डाटा एक्सेस कर सकें। बेसिकली जो मेमोरी है वो कंप्यूटर के अंदर एक स्टोरेज फाइल है, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज फाइल है, जिसमें डाटा जो है वो हम स्टोर कर सकते हैं। अब ये जो कंप्यूटर मेमोरी है ये दो तरह की होती है। एक वो कि जिसमें आप डाटा को फॉर शॉर्ट टाइम जो है वो स्टोर करते हैं, यानी कि थोड़े टाइम के लिए जब आपने डाटा को स्टोर करना होता है तो फिर आप ये मेमोरी यूज़ करते हैं। और एक मेमोरी होती है जो परमानेंट होती है या लॉन्गर टाइम के लिए होती है। तो जो शॉर्ट टाइम के लिए डाटा स्टोर किया जाता है जिस मेमोरी पे, उसे मेन मेमोरी कहा जाता है। और ऐसी मेमोरी जिसमें डाटा को लॉन्ग टाइम के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है, उसे हम लोग सेकेंडरी मेमोरी मेमोरी कहते हैं या स्टोरेज भी कहते हैं। बाकी जो मेमोरी साइज़ेज़ हैं, मेमोरी साइज़ डिपेंड करता है कि मेमोरी जो है वो किस टाइप की है। मतलब जो आपकी मेन मेमोरी होती है ये साइज़ में थोड़ी-सी कम होती है। मतलब यूजुअली रैम जो है वो मेन मेमोरी कहलाती है। तो अगर आप रैम को देखें तो रैम का आमतौर पे साइज़ जो है वो 2 जीबी, 4 जीबी या 8 जीबी रैम जो है वो कंप्यूटर में होती है। अभी हम देखते हैं कि बाद में देखेंगे कि रैम क्या होती है, वो भी डिस्कस करते हैं। मैं जस्ट आपको आइडिया दे रहा हूँ कि जो मेमोरी है, इसकी 2 टाइप्स हैं और दोनों टाइप्स, एक मेन मेमोरी है, प्राइमरी जिसे कहते हैं, एक सेकेंडरी है। मेन मेमोरी कंप्यूटर में जो होती है, इसकी कैपेसिटी कम होती है या 8 जीबी, रैम इसकी एग्ज़ाम्पल है। और अगर आप देखें स्टोरेज को या सेकेंडरी मेमोरी को, तो ये साइज़ में ज़्यादा होती है। मतलब कि आपकी जो हार्ड ड्राइव है, हार्ड डिस्क है आपके कंप्यूटर में, वो 500 जीबी की भी हो सकती है, 1000 की भी हो सकती है। तो इस तरह से जो है ये मेमोरी के डिफरेंट इसके साइज़ेज़ हैं। अब हम ज़रा प्राइमरी मेमोरी को यानी कि मेन मेमोरी को डिटेल से डिस्कस करते हैं कि ये क्या होती है। The main memory of the computer is also called primary or volatile memory और प्राइमरी स्टोरेज और कॉमन स्टोरेज। ये मल्टीपल नेम्स हैं प्राइमरी मेमोरी के या मेन मेमोरी के, जो यहाँ पे एक्सप्लेन किए गए हैं। अच्छा, एक वर्ड यूज हुआ है यहाँ पे, वोलाटाइल मेमोरी। तो वोलाटाइल क्या होता है? वोलाटाइल पहली चीज तो ये कि इसका अगर आप लफ्जी जो मतलब है वो देखें या इसकी इस टर्म की जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि हर वो चीज़ जो किसी ख़ास सिचुएशन में या किसी ख़ास कंडीशन में अपनी स्टेट चेंज कर ले। स्टेट चेंज करना मतलब हालत चेंज कर ले। तो इसे वोलाटाइल मेमोरी इसलिए कहा जाता है कि ये एक ऐसी मेमोरी होती है कि जब तक कंप्यूटर ऑन होता है, उसे पावर सप्लाई मिल रही होती है, इस मेमोरी में जो डाटा होता है वो पड़ा रहता है। और जैसे ही पावर सप्लाई डिस्कनेक्ट हो, कंप्यूटर को आप शट डाउन करें, तो इसमें जितना डाटा होगा वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा, इरेज़ हो जाएगा। तो इसलिए इसे वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। फिर उसके बाद है जी, इट स्टोर्स इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा गिवन टू द कंप्यूटर फॉर डूइंग स्पेसिफिक जॉब। जो एक स्पेसिफिक जॉब आपने करनी है, वो इंस्ट्रक्शंस जो है किसी भी
प्रोग्राम या प्रोसेस के बारे में हमने अपने प्रीवियस एक लेक्चर में कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर देखा था। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर में हमने ये देखा था कि जितने भी कंप्यूटर ने प्रोसेस करने होते हैं, उसको वो मेमोरी में लोड करता है। तो वो जो उसने मेमोरी में लोड करना होता है या करता था, वो प्राइमरी मेमोरी में करता था। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि इट स्टोर्स इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा गिवन टू द कंप्यूटर फॉर डूइंग स्पेसिफिक जॉब। मतलब आपने कोई भी कंप्यूटर को टास्क दिया है करने के लिए, तो उससे रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शंस है या डाटा है, वो यहाँ पे स्टोर होगा। इट आल्सो होल्ड्स द फाइनल रिजल्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर। और मतलब ये कि जितनी आपने इनपुट्स देनी है, इसको इंस्ट्रक्शंस देनी है, वो मेन मेमोरी के ज़रिए सिस्टम को आप देते हैं। पहले मेन मेमोरी में जाता है और उसके बाद सीपीयू उसको प्रोसेस करता है। इसी तरह से जो कंप्यूटर हमारी इंस्ट्रक्शंस के ऊपर रिजल्ट्स प्रोड्यूस करता है, जो आउटपुट आती है, वो पहले मेमोरी में आती है, उसके बाद फिर आउटपुट डिवाइसेस पे जाती है। The main memory is located on the same board with the CPU। वो जो CPU में एक बोर्ड होता है जिसे मदर बोर्ड कहते हैं, उसी में ही मेन मेमोरी लगी होती है जहाँ पे आपका प्रोसेसर लगा होता है। द कंट्रोल यूनिट डिवाइड्स इट इनटू सेवरल एरिया। वैसे तो मेमोरी जो है वो एक ही इसका यूनिट लगा होता है, लेकिन जो कंट्रोल यूनिट होता है, इसके ना अपने अंदर वर्चुअली ब्लॉक्स बना लेता है। मसलन जैसे ये आपको एक स्क्रीन नज़र आ रही है, तो मैं इस स्क्रीन का अपने माइंड में एक जो है वो स्केच बना लूँ कि इस डॉट से लेफ्ट साइड पे एक ब्लॉक है, इस डॉट से राइट साइड पे दूसरा ब्लॉक है। तो इस तरह से ना वो छोटे-छोटे इसके अंदर ब्लॉक्स बना लेता है ताकि डाटा को स्टोर करने में या जो मेमोरी मैनेजमेंट है वो आसानी से हो जाए। ईच एरिया ऑफ मेमोरी इज रिजर्व्ड फॉर अ स्पेसिफिक फंक्शन। मतलब उसने छोटे-छोटे ब्लॉक्स बना लिए, एरियाज डिफाइन कर लिए। अब हर एरिया, हर लोकेशन जो है वो उसने एक स्पेसिफिक काम के लिए या फंक्शन के लिए रिजर्व कर लिया। द अमाउंट ऑफ मेमोरी रिजर्व फॉर ईच एरिया इज नॉट स्पेसिफिक। और एक और बात ये कि वो जो अमाउंट ऑफ मेमोरी रिजर्व की गई है, मतलब मैंने आपसे कहा कि डिफरेंट ब्लॉक्स बना लेता है या सेक्शन बना लेता है, एरियाज बना लेता है, जो कि डिफरेंट कामों के लिए उसने बाद में रिजर्व करने हैं, मखसूस करने हैं। तो वो एरिया साइज जो है वो स्पेसिफिक नहीं होंगे, बल्कि इट वेरीज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रोग्राम। ये प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट के लिहाज से चेंज होते रहते हैं। मतलब आपने एक प्रोग्राम ओपन किया है, उसको हो सकता है आपकी मेमोरी में 10 MB जगह चाहिए, और एक हो सकता है जिसको 200 MB रिक्वायर है। तो फिर दोनों को जो मेमोरी एलोकेट की जाएगी वो डिफरेंट होगी। This memory of computer is very limited and computer uses it temporarily। ये जो मेन मेमोरी होती है, ये साइज में बहुत लिमिटेड होती है। मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी कि रैम जो है वो साइज में, कैपेसिटी में कम होती है। एंड कंप्यूटर यूजेस इट टेम्परेरीली। मेन मेमोरी टेम्परेरी होती है, परमानेंट नहीं होती। इसमें टाइम जो डाटा स्टोर होता है वो शॉर्ट टाइम के लिए स्टोर होता है। This built-in memory allows the CPU to store and retrieve data very quickly। ये जो आपका ये जो आपकी मेमोरी होती है, ये कंप्यूटर को डाटा स्टोर और रिट्रीव करने में मदद देती है। मतलब क्या है कि ये जो सीपीयू लिखा हुआ है, इसका मतलब प्रोसेसर है। कि मैंने अभी हमने डिस्कस किया कि जितने भी प्रोग्राम या जो भी काम या जो भी इंस्ट्रक्शंस आपने देनी है, वो सबसे पहले इस मेमोरी में लोड होनी है। और जब ये इस मेमोरी में डाटा आ जाता है, इंस्ट्रक्शन आ जाती हैं, उसके बाद आपका सीपीयू यहाँ से डाटा या रिट्रीव या स्टोर अगर उसे करना हो तो बड़ा क्विक होता है। ये जो मेन मेमोरी होती है, ये बहुत क्विक होती है। द रेट ऑफ फैचिंग डाटा फ्रॉम दिस मेमोरी इज टिपिकली ऑफ द ऑर्डर ऑफ 15 नैनोसेकेंड्स पर बाइट। अब बाइट क्या होता है? बाइट जो है ये मेमोरी यूनिट होता है। मेमोरी ये जो
हमने पढ़ा हुआ है कि जो एक कंप्यूटर है वो बाइनरी नंबर्स पे काम करता है। तो बाइनरी नंबर्स का मतलब क्या होता है, वो 0 और 1, और 0 या 1 को हम एक बिट कहते हैं। तो ये जो बाइट लिखा हुआ है ये मेमोरी यूनिट है। 8 बिट्स जो हैं वो मिलके एक बाइट बनती है। ये जो मेमोरी यूनिट्स हैं इसका हम अलग से एक टॉपिक, एक लेक्चर रखेंगे जिसमें हम सारे मेमोरी यूनिट्स को डिस्कस करेंगे। वहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। आप फिलहाल इसको इस तरह से समझें कि बाइट एक मेमोरी यूनिट है, और ये जो मेमोरी है आपकी मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी, इसकी जो कैपेसिटी या जो स्पीड है वो 50 नैनो सेकेंड्स जो है यानी कि 50 बाइट्स पर नैनो सेकेंड वो इस तरह से करता है। Hence the rate of data fetching from the main memory is about 100 times faster than that from a high speed secondary storage like disk। दो तरह की मेमोरी, एक प्राइमरी है एक सेकेंडरी है। इस एंड पे वो सिर्फ ये आपको चीज़ क्लियर करवाना चाह रहा है कि जो सेकेंडरी स्टोरेज है उससे आपकी ये मेन मेमोरी 100 टाइम्स फास्टर है। आपकी जो मेन मेमोरी है ये 100 टाइम फास्टर है। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। एक है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और सेकंड है रोम, रीड ओनली मेमोरी। दो टाइप्स हैं आपकी मेन मेमोरी के, रैम और रोम। दोनों को अब हम देख लेते हैं इनको डिटेल से कि ये क्या होते हैं। सबसे पहले है जी रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है इसमें आपको पहली चीज़ तो ये कि एक रैम जो है यहाँ पे नज़र आ रही है, बल्कि ये 5 डिफरेंट रैम्स हैं जो आपके साइज या यूसेज के हवाले से इनका आपको साइज या स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा डिफरेंट नज़र आ रहा होगा। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम को ये बेसिकली रैंडम एक्सेस मेमोरी थी, इसको शॉर्ट फॉर्म में रैम कहा जाता है। और ये आपके कंप्यूटर में लगी होती है, जो कंप्यूटर के अंदर मेन बोर्ड होता है जिसे मदर बोर्ड कहते हैं, उसके अंदर ये लगी होती है। और मतलब जैसे ये एक रैम है तो ये उसके अंदर जो है वो पंच की जाती है। इट इज़ टेम्परेरी मेमोरी। इन रैंडम एक्सेस मेमोरी डाटा एंड इंफॉर्मेशन आर नॉट स्टोर्ड परमानेंटली। तो दो पॉइंट्स हमने अभी देखे कि एक तो रैम होती क्या है, रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। दूसरे नंबर पे कि ये टेम्परेरी मेमोरी है, इसमें जो डाटा और इंफॉर्मेशन स्टोर होगी वो परमानेंटली स्टोर नहीं होगी। When the computer is turned on, it uses random access memory to write and read data and programs। मतलब जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है, ऑन होता है, तो सबसे पहले जो जब कंप्यूटर की आपको डिस्प्ले स्क्रीन नज़र आना शुरू होती है तो आपकी रैम एक्टिव होती है, और वो रैम जो है वो डाटा उसमें रीड और राइट किया जा सकता है। डाटा रीड और राइट करने का जो मतलब है वो ये है कि जब आप किसी चीज़ में डाटा पुट कर रहे हैं तो आप राइट कर रहे हैं, डाटा जब आप स्टोर कर रहे हैं तो आप राइट कर रहे हैं, और जब डाटा वहाँ से एक्सेस किया जा रहा होता है तो हम कहते हैं कि डाटा रीड किया जा रहा है। तो वो कहता है कि व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ ऑल द प्रोग्राम्स एंड डाटा आर इरेज्ड फ्रॉम रैम। मतलब क्या कि जब आपका जो कंप्यूटर है वो ऑन होता है तो सारा कुछ रैम में पड़ा होता है। जो भी आप प्रोग्राम्स चला रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस चला रहे हैं, वो सारी की सारी रैम में पड़ी होंगी। लेकिन जैसे ही आप अपना कंप्यूटर जो है वो ऑफ करेंगे, उसमें से सारे का सारा डाटा जो है वो इरेज हो जाएगा। रैम इज देयर फॉर आल्सो कॉल्ड वोलाटाइल मेमोरी। रैम को वोलाटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। इट इज़ लाइक अ वाइट बोर्ड ऑन विच इंफॉर्मेशन कैन बी रिटन, रीड, क्लियर एंड रीरिटन। मतलब क्या है कि जैसे एक वाइट बोर्ड होता है कि उसमें आप जितनी मर्जी दफ़ा जो है वो डाटा राइट कर सकते हैं। सेम चीज़ जो है
वो रैम में है कि आप उसमें डाटा एंटर कर सकते हैं, मतलब राइट कर सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पर यूज़ कर सकते हैं और क्लियर भी कर सकते हैं, और रीराइट के दोबारा से फिर वहाँ पे कुछ और भी लिख सकते हैं। वी कैन रीड, राइट एंड डिलीट इंफॉर्मेशन फ्रॉम रैम। रैम में जो भी डाटा इंफॉर्मेशन पड़ी है आप उसको राइट, रीराइट, रीड, डिलीट सब कुछ जो है वो कर सकते हैं। अब अगर थोड़ी सी हम बात करें टेक्नोलॉजी की कि जो रैम में यूज़ हो रही है, द टेक्नोलॉजी विच इज़ नाउ अ डेज यूज्ड फॉर रैम इज़ CMOS, कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ये बेसिकली एक टेक्नोलॉजी है जो यूज़ होती है, इसको आप फिलहाल इसी तरह से जो है वो याद रखें। दिस मेमोरी कंसिस्ट ऑफ स्मॉल ब्लैंक चिप्स। ये मेमोरी जो है वो स्मॉल ब्लैंक चिप, ब्लैंक का मतलब खाली। ये जो आपको यहाँ पे ब्लैक कलर की आईसीज नज़र आ रही हैं, ये चिप्स नज़र आ रही हैं, बेसिकली ये CMOS है। Black memory chips are fixed on a single inline memory modules, यानी कि सिम्स इसे कहा जाता है। कहता है ये जो ब्लैंक ब्लैंक ये है वैसे ब्लैक कलर है, लेकिन यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है ब्लैंक। ब्लैंक का मतलब कि शुरू में ये एम्प्टी होती हैं। ये एम्प्टी मेमोरी लोकेशंस जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं, ये हो गया, यहाँ पे हो गया। वो कहता है कि ये एक सिम्स के ऊपर, सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल्स के ऊपर लगी होती हैं, फिक्स हुई होती हैं। तो ये जो आपको ग्रीन कलर नीचे नज़र आ रहा है, बेसिकली आप समझ लें कि ये वो सिम्स वाला पार्ट है। ठीक है, ये आगे इस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है। बेसिकली सिम्स इज़ अ सर्किट बोर्ड विच कैन होल्ड अ ग्रुप ऑफ मेमोरी चिप्स। कि ये जो ग्रीन कलर का आपको सर्किट बोर्ड नीचे नज़र आ रहा है, ये सिम्स है जिसके ऊपर मेमोरी चिप्स को होल्ड किया जा सकता है। ग्रुप ऑफ मेमोरी चिप्स के फिक्स नंबर नहीं है। जैसे यहाँ पे आप देखें तो आपको 4 नज़र आ रही हैं, यहाँ पे भी 4 हैं, यहाँ पे आपको 4 से ज़्यादा है, यहाँ पे भी जो है वो 5-6 नज़र आएंगी, यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये नंबर ऑफ जो मेमोरी चिप्स है ये डिपेंड करता है कि रैम की कैपेसिटी क्या है या ये इसका यूजेज क्या है। Microprocessor fetches data from RAM and executes the instructions provided by the user of a computer. Microprocessor जो है वो डाटा को फैच करता है। माइक्रोप्रोसेसर मतलब प्रोसेसर, वो डाटा को फैच करता है रैम से एंड एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शन। मतलब ये कि जो भी सिस्टम ने वर्किंग करनी है प्रोसेसर ने, वो डाटा पहले रैम में लोड होगा। जब वो डाटा रैम में लोड हो जाएगा तो प्रोसेसर वहाँ से इंस्ट्रक्शंस डाटा फैच करेगा, गेट करेगा, एक्सेस करेगा और उनके ऊपर फिर वो वर्किंग जो है वो स्टार्ट कर देगा। एग्जीक्यूट करने का मतलब क्या है? प्रोसेस करना, वर्क करना उन इंस्ट्रक्शंस के ऊपर जो कि हमने दी होती हैं, यानी कि यूज़र ने। मतलब अब ये लिखा हुआ है बाय यूज़र ऑफ कंप्यूटर। एक चीज़ और आप अपने माइंड में रखें, रैम को यूज़र मेमोरी भी कहा जाता है। यूज़र मेमोरी क्या कि आपकी रैम में जो डाटा है वो डिपेंड करेगा कि वो यूज़र कैसा है। मसलन अब मेरे पास एक ये लैपटॉप है, इसमें रैम लगी हुई है, इसमें जो डाटा है वो क्या है, फिलहाल इसमें सिर्फ ये लेक्चर चल रहा है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट चल रहा है। तो इस वक्त मेरी रैम में माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, और अगर कोई पर्सन इस पे यूज़र जो है वो गेम खेल रहा है तो उसकी रैम में इस वक्त फिर गेम लोड हुई होगी। अगर कोई इंटरनेट यूज़ कर रहा है, कोई फेसबुक यूज़ कर रहा है, तो इसके उसकी रैम में फेसबुक वगैरह का डाटा जो है वो पड़ा होगा। तो मतलब क्या है कि आपकी रैम में कौन सा डाटा होगा, ये डिपेंड करता है कि यूज़र क्या काम कर रहा है या करना चाह रहा है, और ये डाटा कितनी देर रहेगा, जितनी देर आपका सिस्टम ऑन है या जितनी देर आप वो काम कर रहे हैं। अगर आप एक वीडियो देख रहे हैं तो आपकी रैम में वो वीडियो लोड हुई हुई है, और जितनी देर तक आप वो वीडियो देखते रहेंगे वो वीडियो आपकी रैम में मौजूद रहेगी। जैसे ही वो वीडियो जो है आप क्लोज करेंगे तो वो डाटा रैम से भी इरेज हो जाएगा। अच्छा, रैम को दो सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, डी रैम और एस रैम। सबसे पहले हम
डी रैम को डिस्कस करेंगे। डी रैम स्टैंड्स फॉर डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। डी रैम होती बेसिकली ये भी रैम है, लेकिन सिर्फ इसकी वर्किंग के फंक्शनैलिटी के लिहाज से या स्पीड वगैरह के लिहाज से इसकी दो कैटेगरीज बनाई गई हैं। लाइक अ रैम चिप, a DRAM chip stores data in form of electric signals having on-off states। इस लाइन में वो ये बताना चाह रहा है कि रैम चिप जो है, जैसे कि हमारी रैम होती है वैसे ही डी रैम होती है, और इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के तौर पे डाटा को स्टोर किया जाता है। ये जो डिजिटल डाटा होता है हमारा, बाइनरी डाटा जिसे हम 0 और 1 कहते हैं, तो वो जो 0 और 1 की फॉर्म में डाटा होता है वो बेसिकली कंप्यूटर में इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के तौर पे स्टोर होता है। और मतलब जब वैल्यू 1 आती है, मतलब हमारे पास जो डाटा है अगर, तो वो डाटा हो 11001, तो जब 1 आएगा तो वो ऑन सिग्नल कंसीडर होगा, 0 आएगा तो ऑफ सिग्नल जो है वो कंसीडर होगा। तो इस टॉपिक में आप सिर्फ इतना अंडरस्टैंड करें कि जो इलेक्ट्रिक सिग्नल के तौर पे डाटा स्टोर होता है एक रैम में, वैसे ही डी रैम में होता है। मतलब रैम और डी रैम में कोई डिफरेंस इस लिहाज से नहीं। इट इज़ अ पॉपुलर टाइप ऑफ रैम एंड इज मोस्टली यूज्ड इन कंप्यूटर्स, ठीक है। मतलब कि सबसे ज़्यादा जो आपको रैम यूज़ में नज़र आएगी वो डी रैम होगी। DRAM is refreshed many times in a second, that is why ये वे टाइप हो गया, ये आना था that is why it is slow। मतलब क्या है कि DRAM जो है वो खुद को रिफ्रेश करती है। आपने अपने कंप्यूटर को आप भी रिफ्रेश करते हैं कि जब आप डेस्कटॉप पे होते हैं तो आप ऐसे राइट क्लिक करते हैं, वहाँ पे रिफ्रेश का बटन आता है, तो आप रिफ्रेश पे जो है वो क्लिक करते हैं। वही काम डी रैम खुद से भी करती है, और मैनी टाइम्स करती है, एक सेकंड में बड़ी दफ़ा करती है। और वो कहता है कि यही वजह है कि ये रैम जो है वो स्लो है। ड्यूरिंग द रिफ्रेशिंग प्रोसेस द प्रोसेसर ऑफ कंप्यूटर कैन नॉट रीड और राइट डाटा इन द डी रैम। जिस टाइम पे ये खुद को रिफ्रेश कर रही होती है, प्रोसेसर को रैम की एक्सेस नहीं होती, ना उसमें से डाटा रीड किया जा सकता है ना राइट किया जा सकता है, जिसकी वजह से प्रोसेसर की वर्किंग स्टॉप होती है। अच्छा, अब ये जो वर्किंग स्टॉप होती है या ये जो रिफ्रेशिंग का प्रोसेस है, ये बहुत क्विक होता है। मतलब मैनी टाइम्स इन अ सेकेंड्स, इतना क्विक होता है कि हमें फील ही नहीं होता कि हमारा जो सिस्टम है या प्रोसेसर है उसने वर्किंग करना छोड़ी है। मतलब वो इतनी स्पीड से अपनी वर्किंग स्टॉप करके स्टार्ट कर लेता है कि हम उसको फील ही नहीं कर सकते, सेंस ही नहीं कर पाते। इसलिए हमें देखने में फील नहीं होता, लेकिन वैसे अगर टेक्निकली देखा जाए तो अगर रैम जो है वो रुकी है, वर्किंग उसकी स्टॉप हुई है, तो डेफिनेटली फिर कंप्यूटर की वर्किंग भी स्टॉप हुई है, चाहे 1 सेकंड के 1 लाख हिस्से में ही ब्रेक लगी हो, लेकिन लगी है, ठीक है। वो अलग बात है कि हम उसे ऐसे देखते हुए ऑब्जर्व नहीं कर सकते या सेंस नहीं कर सकते। However, it is cheaper, easily available and requires less power। आपकी जो डी रैम है ये चीपर है, मतलब ये लेस एक्सपेंसिव है, और मार्केट में इजीली अवेलेबल है। इसको लेस पावर भी रिक्वायर होती है। मतलब क्या है कि अगर हमने लैपटॉप्स में यूज़ करना हो तो फिर हम ज़्यादा अच्छा हमारे लिए ये है कि हम डी रैम यूज़ करें, क्योंकि ये लेस पावर यूज़ करती है। तो लैपटॉप मोस्ट ऑफ द टाइम बैटरी मोड पे चल रहा होता है, तो बैटरी जो है वो ज़्यादा देर फिर चलेगी। द रिफ्रेशिंग प्रोसेस ऑफ डी रैम डिक्रीजेज द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ कंप्यूटर। डी रैम की प्रोसेसिंग स्पीड जो है वो इससे डिक्रीज हो जाती है आपके ये डी रैम के बार बार स्टॉप होने से, क्योंकि जब भी रिफ्रेश होगा वो स्टॉप होगी। दिस टाइप ऑफ मेमोरी वाज यूज्ड इन ओल्ड माइक्रो कंप्यूटर्स। ये जो आम कंप्यूटर्स हम यूज़ करते हैं, लैपटॉप्स यूज़ करते हैं, वो कहता है इसमें ये मेमोरी यूज़ होती थी। हमने डी रैम देखी, फर्स्ट टाइप डायनामिक रैम। एस रैम स्टैटिक रैम, ठीक है।
डी रैम और एस रैम दो टाइप्स थी। पहले हमने डी रैम देखी, अब हम देखेंगे एस रैम। एस रैम मीन स्टैटिक रैम। अब ये जो आपकी स्टैटिक रैम है, एस रैम स्टैंड्स फॉर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टैटिक का वैसे मतलब होता है जो चीज़ स्टिल रहे, अपनी पोजीशन चेंज ना करे। डायनामिक का मतलब होता है बदलती हुई। SRAM chips require more power as compared to DRAM। DRAM के कंपैरिजन में इसको ज़्यादा पावर रिक्वायर होती है। हमने यहाँ पे देखा कि DRAM को जो है वो लेस पावर रिक्वायर होती है, जबकि SRAM को ज़्यादा पावर रिक्वायर होती है। स्टैटिक रैम इज़ नॉट पॉपुलर बट इट इज़ फास्टर। DRAM के बारे में हमने पढ़ा था कि ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होती है या बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, लेकिन एस रैम जो है वो इतनी ज़्यादा फेमस या इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती, लेकिन इट इज़ फास्टर दैन डी रैम। डी रैम से ये फास्टर है बिकॉज इट डज नॉट हैव टू रिफ्रेश मैनी टाइम्स इन अ सेकेंड। इसे बार बार रिफ्रेश नहीं होना पड़ता, और जब इसको रिफ्रेश नहीं होना पड़ता तो फिर डेफिनेटली आपकी जो डी रैम है उससे ये फास्टर होगी। ये आपने ऑब्ज़र्व किया होगा अगर आप कंप्यूटर यूज़र हैं कि आप अपने सिस्टम को रिफ्रेश करते हैं तो उसकी स्पीड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता कि ये जो ये वाली रैम है इसका रिफ्रेशिंग से कोई लिंक नहीं, इसको रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती, तो ये वैसे ही सही चल रही हुई होती है। इट इज़ एक्सपेंसिव। जो प्रीवियस इसकी टाइप थी दैट वाज चीपर बट इट इज़ एक्सपेंसिव एंड रिक्वायर मोर स्पेस एंड पावर देन डी रैम। डी रैम से जो है वो ज़्यादा पावर और स्पेस इसको रिक्वायर होती है। इन लार्ज कंप्यूटर्स एंड आल्सो इन माइक्रो कंप्यूटर्स द एस रैम इज़ यूज। मतलब क्या है कि जो लार्ज कंप्यूटर जो हमने सुपर कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स देखे होते हैं, सर्वर्स देखे होते हैं, सुपर कंप्यूटर्स तो नहीं लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, सर्वर्स वगैरह जो होते हैं वो, या ये जो आम हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं, लैपटॉप है, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं, इनमें एस रैम जो है वो यूज़ होती है। डी रैम सिर्फ माइक्रो कंप्यूटर्स में यूज़ होती थी, एस रैम जो है वो लार्ज कंप्यूटर्स में जो हैवी कैपेसिटी, हैवी ड्यूटी सिस्टम्स हैं उनमें भी यूज़ होती है। The SRAM chips increases the processing speed of computer। डेफिनेटली जब ये रैम बार बार स्टॉप नहीं होगी, जैसे डी रैम स्टॉप होती है रिफ्रेशिंग के लिए, तो इसकी स्पीड जो है वो ज़्यादा होगी। इट इज़ अबाउट 10 टाइम्स फास्टर दैन डी रैम। एक जो डी रैम की कैपेसिटी है, स्पीड है, ये उससे ऑलमोस्ट 10 टाइम्स जो है वो फास्टर होती है। तो ये हमारी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी थी, यानी कि स्टैटिक रैम थी। मेन मेमोरी की हमने दो टाइप्स देखी थी, रैम और रोम। तो हमने अभी रैम जो है इसको डिस्कस किया है। अब हम देखेंगे जो दूसरी टाइप थी मेन मेमोरी की, दैट वाज रोम, रीड ओनली मेमोरी। रोम मेमोरी जो है वो इस तरह की चिप्स होती हैं जो आपके कंप्यूटर के अंदर लगी होती हैं। इसकी ये अब दो लगी हुई है, किसी में हो सकता है 3 लगी हो, किसी में 4 लगी हो। इनकी नंबर ऑफ, ये इसको वैसे कहते हैं माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है। ये नंबर ऑफ आईसीज जो लगी हैं, इनकी जो आप कह लें कि तादाद है या इनका साइज़ है, ये डिफरेंट हो सकता है डिफरेंट कंप्यूटर्स में। और ये जो आपका कंप्यूटर का मेन बोर्ड होता है ग्रीन कलर का, ये जो आपको नज़र आ रहा है, इसके अंदर ये पंच हुई लगी होती हैं, ये इसकी ये पिन्स होती हैं जो इसके अंदर जो है वो पंच करते हैं। तो अब देख लेते हैं जी रोम क्या होती है। रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। अच्छा, जो हमारी रैम थी वो रीड राइट मेमोरी थी। मतलब क्या है कि उसमें जो यूज़र है वो डाटा एंटर भी कर सकता है और वहाँ से डाटा एक्सेस भी कर सकता है, डाटा रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है। रोम जो है ये रीड ओनली मेमोरी है। इसमें जो डाटा होता है, यूज़र जो है, हम इस डाटा को चेंज नहीं कर सकते, तो हम सिर्फ इस डाटा को यूज़ कर सकते हैं, इसलिए इसको रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। ROM is used to store data and programs
दैट आर परमानेंट और रेयरली चेंज्ड। रोम में वो डाटा स्टोर किया जाता है जो परमानेंटली हमने स्टोर करना है फॉर लॉन्गर पीरियड, ठीक है, जो हमने लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ करना है, और जिसको मतलब हमने यूजुअली बार बार चेंज नहीं करना होता, वो डाटा जो है वो आप रोम में स्टोर करते हैं। द इंफॉर्मेशन इज जनरली पुट ऑन स्टोरेज चिप। ये जो रोम वाला डाटा है वो बेसिकली एक स्टोरेज चिप के ऊपर, जैसे ये आपको नज़र आ रही है, इसके ऊपर जो है वो पुट किया जाता है एट द मैन्युफैक्चरिंग स्टेज। अच्छा, ये चीज़ देखने वाली है कि जो रोम है इसमें जो आपका डाटा स्टोर होगा ये कब स्टोर होगा, ये डाटा जब मैन्युफैक्चरिंग हो रही होगी, यानी कि जिस टाइम पे आपका कंप्यूटर बन रहा होता है उस टाइम पे रोम के अंदर डाटा स्टोर किया जाता है। एंड द कंटेंट्स ऑफ रोम कैन नॉट बी चेंज्ड। जो रोम के कंटेंट्स हैं ये चेंज नहीं किए जाते एक्सेप्ट अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसिस। स्पेशल एक आप कह लें कोई सिचुएशन या सर्कमस्टांस ऐसी हो सकती है कि हमें जो है वो डाटा चेंज करना पड़े, वरना हम नहीं करते। देयरफॉर अ कंप्यूटर कैन रीड इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन रोम बट कैन नॉट राइट टू इट। के डाटा जो है वो स्टोर जो हुआ होता है रोम में वो रीड तो किया जा सकता है, राइट नहीं किया जा सकता। असल में रोम जो है इसमें इंफॉर्मेशन होती है कंप्यूटर की बेसिक जो सेटिंग्स हैं उनके अबाउट। तो जो कंप्यूटर की बेसिक सेटिंग्स हैं उसका यूज़र से कोई लेना देना नहीं, वो कंप्यूटर से लेना देना है। तो वो फिर सेटिंग्स तो कंप्यूटर की शुरू में कर गई दी गई होती हैं जब वो बन रहा होता है, तो इसमें उसके अबाउट इंफॉर्मेशन होती है। हाँ, कभी आप अपने सिस्टम को अपग्रेड कर रहे हैं, उसमें कोई चेंजिंग की है आपने, तो फिर हो सकता है कि आप ये जो है वो डाटा उसको चेंज कर दें रोम के अंदर, वरना आप ये चेंज नहीं करते। जनरली रोम इज नॉन वोलाटाइल मेमोरी। नॉन वोलाटाइल कि इंफॉर्मेशन stored in ROM is kept when power is removed from the computer। जब आपके सिस्टम की पावर सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाती है, आप उसे शट डाउन कर देते हैं, तो भी रोम में जो डाटा मौजूद होता है वो वैसे ही रहता है। दिस मेमोरी कंटेन्स बायोस। रोम में बायोस होती है। बायोस क्या होती है? बेसिक इनपुट आउटपुट ऑफ सिस्टम। मतलब जो सिस्टम की बेसिक इनपुट आउटपुट सेटिंग्स होती हैं वो बायोस होती है। दिस मेमोरी इज कॉल्ड फर्मवेयर बिकॉज मैन्युफैक्चरर ऑफ कंप्यूटर प्रोड्यूसेस दिस मेमोरी। इसे फर्मवेयर भी कहा जाता है। फर्म कहते हैं कंपनी, तो फर्मवेयर का मतलब है वो जो कंपनी में बनी हुई हो। अच्छा, आपको मैं बता दूं कि रोम जो है वो कब एक्टिव होती है। जब आप अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं तो आपको स्क्रीन पे स्टार्ट में ब्लैक स्क्रीन होती है, और उस ब्लैक स्क्रीन के ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शंस या नंबर्स तेज़ी से मूव करते हैं, और साथ ही आपके सिस्टम का दूसरा डिस्प्ले जो है वो स्टार्ट हो जाता है, विंडो स्टार्ट हो जाती है। वो जो शुरू में ब्लैक स्क्रीन आती है और उस पर कुछ नंबर्स चलते हैं, वो ब्लैक स्क्रीन और नंबर जो है वो बेसिकली आपकी जो रोम है वो उस वक्त एक्टिव हुई होती है, और उस टाइम पे रोम सिस्टम की बेसिक इनपुट आउटपुट सेटिंग्स जो है वो चेक कर रही होती है। कैसे कि आपकी रोम ये देखती है कि क्या इसमें हार्ड डिस्क लगी हुई है, क्या आपके कंप्यूटर में रैम सही चल रही है, क्या आपके सिस्टम में इनपुट डिवाइसेस लगी हुई हैं, क्या आपकी एलसीडी प्रॉपर वर्क कर रही है। ये बेसिक चीज़ें वो चेक करती है, और चेक करते ही, और ये बड़ा आप कह लें कि शॉर्ट टाइम प्रोसेस होता है, 1 सेकंड 2 सेकंड कुछ सिस्टम में, कि वो 1 सेकंड में ब्लिंक होता है और साथ ही वो स्टार्ट हो जाता है। और अगर कोई मसला हो आपका, आपने देखा होगा कि अगर कभी रैम का कोई इशू हो या आपके विंडोज़ का कोई मसला हो, विंडोज़ जो है वो वायरस की वजह से या किसी वजह से करप्ट हो जाए, तो जब आप सिस्टम ऑन करते हैं तो मैसेज आता है कि नो बूटेबल मीडिया फाउंड या ऑपरेटिंग सिस्टम मिसिंग। तो वो जो आपको ये मैसेज आ रहा है ये इस वजह से आ रहा है कि ये आपकी रोम एक्टिव हुई उस टाइम,
उसने ये बायोस चेक की, उसमें ये चीज़ें मिस नज़र आई, तो उसने आपको बता दिया कि जब तक आप ये क्लियर नहीं करते ये नेक्स्ट मूव नहीं होगा। कंप्यूटर यूजेस रॉम एट द टाइम ऑफ बूटिंग। जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है, बूट होता है, तो रॉम जो है वो एक्टिव होती है। यही मैंने सारी चीज़ आपको भी एक्सप्लेन कर दी हुई है। एट द टाइम ऑफ बूटिंग कंप्यूटर रीड्स फ्रॉम रॉम व्हाट टू डू। मतलब जो इनिशियल इंस्ट्रक्शंस हैं वो रॉम के अंदर लिखी होती हैं। रॉम कंटेन्स अ सेट ऑफ स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन, स्टार्टअप जो स्टार्टिंग के लिए ज़रूरी है, दैट चेक टू सी दैट द रेस्ट ऑफ मेमोरी इज फंक्शनिंग प्रॉपरली। अब ये यहाँ पे डिस्कस होने लगा है कि रॉम जो है वो क्या चीज़ें चेक करेगी। सबसे पहले चेक करेगी कि क्या रेस्ट ऑफ मेमोरी इज फंक्शनिंग प्रॉपरली, मतलब कि जो बाकी मेमोरी है, जैसे कि आप कह लें कि आपकी रैम है, आपकी हार्ड डिस्क है, क्या वो प्रॉपरली वर्क कर रही है। फिर क्या चेक करेगी, चेक फॉर हार्डवेयर डिवाइसेस। हार्डवेयर डिवाइसेस ठीक काम कर रही हैं। हार्डवेयर डिवाइसेस मतलब सीपीयू ठीक लगा हुआ है, सीडी रोम सही चल रहा है, दूसरी तीसरी डिवाइसेस सही एक्टिव हैं, प्रोसेसर का फ़ैन ठीक चल रहा है, इस तरह की चीज़ें चेक होती हैं। एंड चेक फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम, ये चेक करता है कि क्या आपके कंप्यूटर में इस वक्त विंडोज़ है। अगर है तो फिर तो ये स्टार्ट हो जाएगा, और अगर ये विंडोज़ नहीं होगी तो आपको उसी टाइम मैसेज आ जाएगा कि आपको जो है वो ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपका मिसिंग है। तो रोम जो है ये बेसिक उसकी जो है वो डिस्क्रिप्शन थी कि रोम क्या होती है। जिस तरह रैम की दो कैटेगरीज हैं, इसी तरह से रोम जो है उसको भी फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। रोम की 3 सबसे पहली कैटेगरी जो टाइप है, इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि एक जो रोम अभी एम्प्टी है, मतलब एक जो न्यू रोम है जो कि बिल्कुल खाली है, जिसके अंदर कोई डाटा आपने अभी तक एंटर नहीं किया, वो पी रोम कहलाएगी। मतलब कि अभी हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम उसके अंदर प्रोग्राम जो है वो लिख सकें। Manufacturer provides PROM chips and it is not possible for a customer to modify the program stored inside the ROM chip। ये जो मैन्युफैक्चरर है उसने PROM के अंदर डाटा एंटर करना होता है। ये हमने रोम की डिस्क्रिप्शन में जो पीछे हमने देखी है उसमें हमने डिस्कस किया है कि रोम में जो डाटा आएगा वो मैन्युफैक्चरर जो है, जो आपका कंप्यूटर जिसने बनाया है, वो इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करेगा। तो जो मैन्युफैक्चरर है वो पी रोम के अंदर डाटा स्टोर करेगा। और ये भी याद रखें, एक पी रोम के अंदर जब डाटा स्टोर हो जाता है तो वो फिर सिर्फ रोम रह जाती है। पी रोम तो तब होगी कि जब अभी वो यूज नहीं हुई। समझ लें अनयूज्ड जो रोम कहलाती है। तो जब पी रोम जो है इसके अंदर मैन्युफैक्चरर जो है वो जब डाटा एंटर कर देता है, इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन स्टोर कर देता है, तो जो कस्टमर है या यूज़र है जो कि हम हैं, हम इस डाटा को फिर जो है वो चेंज या मॉडिफाई नहीं कर सकते। However, it is possible for a user to change a system by converting on programs to micro programs and storing them in a PROM chip। कहता है कि हाँ, अगर जो यूज़र है, हम लोग जो है, इन्होंने कोई अपनी मर्जी का डाटा देना है, तो वो अपनी मर्जी का डाटा एक अलग से PROM लेके उसके अंदर जो है वो आप ये डाटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं। लेकिन जो डाटा या जो अपडेट मैन्युफैक्चरर ने कर दी है, जो मैन्युफैक्चरर ने चीज़ें अपडेट की होंगी, वो चीज़ें आप जो है वो चेंज नहीं कर सकते। हाँ, आपने कोई प्रोग्राम चेंज करना है तो आप एक अपना नया माइक्रो प्रोग्राम बनाएं, ठीक है, उसका इंस्ट्रक्शन सेट लिखें और उसको पी रोम के अंदर स्टोर कर दें। However, once the chip has been programmed, the recorded information cannot be changed. The PROM becomes ROM। मैंने आपको बताया कि PROM वो होती है जिसमें अभी इंस्ट्रक्शंस एंटर करने की गुंजाइश हो।
या अभी इंस्ट्रक्शंस एंटर ना की हों, बिल्कुल अनयूज्ड, लेकिन जब पी रोम उसमें से आप उसको अपडेट कर देते हैं, उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस जो है वो आप स्टोर कर देते हैं, तो आपकी जो रोम है, जो पी रोम है, वो सिंपल एक रोम बन जाती है। इफ़ देयर इज एनी एरर, अगर कोई एरर आ जाए राइटिंग में, इंस्ट्रक्शंस जो है जो आप पी रोम में, मैंने कहा कि इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम लिखा जा सकता है, और वो प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शंस लिखने में अगर कोई एरर आ जाए, एरर्स कैन नॉट बी रिमूव्ड, एरर जो है वो आप रिमूव नहीं कर सकते, और पी रोम जो है आपकी वो अनयूजेबल होगी, आपको चेंज करना पड़ेगी, आप उसको अपडेट नहीं कर सकते, डाटा डिलीट करके दोबारा से जो है उसमें स्टोर नहीं कर सकते, ये आपकी जो पी रोम है ये अनयूजेबल बन जाएगी। अच्छा, ये तो थी हमारी पी रोम। नेक्स्ट है EPROM, Erasable Programmable Read Only Memory. EPROM stands for Erasable Programmable Read Only Memory। मतलब पहली चीज़ तो ये कि ये एक रोम है, ये बात क्लियर हो गई। रोम जो है, इस सबसे पहले अगर हम रोम को देखें तो रोम का हमें पता है कि ये जो रोम है ये क्या होती है। फिर हमें प्रोग्रामेबल राम का भी पता है, अभी हमने प्रोग्रामेबल राम पढ़ी। ऐसी राम जो अभी अनयूज्ड है और उसके अंदर अभी आप प्रोग्राम करना चाहें तो कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस देना चाहें तो दे सकते हैं। अब ये जो थर्ड एक चीज़ इसके साथ अटैच हो गई है, इरेजेबल। ये जो इरेजेबल लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है कि ऐसी पी रोम जिसमें डाटा आप अभी एंटर कर सकते हैं, लेकिन आपके पास ऑप्शन है कि आप एंटर करने के बाद इरेज भी कर सकते हैं। ये जो यहाँ पे इरेजेबल लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि डाटा जो है वो आप इरेज भी कर सकते हैं। अब ये इरेज कैसे कर सकते हैं? अ मेमोरी चिप in case which it is possible to erase information stored in it, and the chip can be reprogrammed to store new information। ये एक ऐसी चिप होती है, मेमोरी चिप होती है कि जिसमें अगर डाटा को आपने चेंज करना है तो आप डाटा को इरेज करके उसे रीप्रोग्राम कर सकते हैं। If there is any error in writing the instruction or data into the EPROM, कहता है EPROM में अगर डाटा जो है या इंस्ट्रक्शन लिखते हुए कोई मिस्टेक हो गई है, कोई एरर आ गया है, the user can erase the previous contents from EPROM, कि EPROM जो है इसका जो डाटा है यूज़र उसको चेंज कर सकता है, कंटेंट्स जो है उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन स्टोर है उसको चेंज कर सकता है, एंड कैन राइट न्यू इंस्ट्रक्शंस, और न्यू इंस्ट्रक्शंस जो है वो इसके अंदर राइट कर सकता है। अब ये कैसे कर सकता है? ये जो ईपी रोम है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, ये जो मैंने अभी डिस्कस हमने किया कि डाटा जो है वो यूज़र इसको इरेज कर सकता है, तो इसको इरेज करने के लिए स्पेशल एक सेटअप रिक्वायर होता है। इसमें अगर मैं आपको इन शॉर्ट की, ये कुछ रेज होती हैं, जैसे आप डिफरेंट रेज आपने सुनी होंगी, एक्स रेज होती हैं, इंफ्रारेड रेज होती हैं, ठीक है, माइक्रोवेव रेज होती हैं, तो इस पे ना स्पेशल रेज होती हैं इंफ्रारेड टाइप, वो इसके ऊपर रैम के ऊपर जो है वो रैम को जहाँ से वो गुजर रही हैं, तो जब वो इंफ्रारेड रेज इसके अंदर से गुजरती हैं तो वो इसका डाटा जो है वो इरेज कर देती हैं। तो ये इतना सिंपल काम नहीं कि आप जस्ट एक कोई बटन प्रेस करें तो ये इरेज हो जाए, बल्कि इसके लिए आपको स्पेशल एक सेटअप रिक्वायर होता है। When EPRAM is in use, the instruction stored in EPRAM can only be read and remain permanent in the chip unless erased। वो कहते हैं कि जो EPROM है, जब आपने इसमें इंस्ट्रक्शन स्टोर कर दी हैं तो ये भी एक सिंपल, हमारे पास सिंपल एक रोम होती है, ये उसी की तरह काम करेगी। हाँ, आप इसके अंदर जो डाटा है ये जब तक आप चाहेंगे ये डाटा इसके अंदर स्टोर रहेगा,
अनटिल अनलेस कि आप इस डाटा को इरेज कर दें। अगर आप डाटा इरेज नहीं करते तो आपकी जो ईपी रोम है वो एक सिंपल रोम के तौर पे ही वर्क करेगी। फाइनल हमारे पास जो टाइप है और आज का हमारा जो फाइनल टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब अगर इसको मैं फिर वर्ड बाय वर्ड जो है वो आपको एक्सप्लेन करके दूं तो राम जो है इसका आपको पता है कि राम जो है वो क्या होती है, कि राम एक सिंपल मेमोरी डिवाइस है जो मेमोरी को होल्ड करती है। फिर आपको ये प्रोग्रामेबल का भी पता है कि प्रोग्रामेबल का क्या मतलब है, वो राम जिसके अंदर इंस्ट्रक्शंस जो है वो आप ऐड कर सकते हैं। अभी हमारे पास ये ऑप्शन है कि इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस ऐड हो सकती हैं। और फिर इरेजेबल पी राम वो है कि जिसमें इंस्ट्रक्शन ऐड होने के बाद हमारे पास ऑप्शन है कि हम इसे अगर इरेज करना चाहें तो इरेज कर सकते हैं। यहाँ तक का जो है आपको कॉन्सेप्ट वो तो क्लियर है। उसके बाद ये जो साथ मेंशन है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, ठीक है, तो इससे नाम से ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ये एक ऐसी प्रोग्रामेबल रॉम है कि जिसको इरेज तो किया जा सकता है लेकिन इसको जो इरेज किया जाएगा दैट विल बी इलेक्ट्रिकली। ठीक है, मैंने आपको पिछले जो था ईपी रॉम उसमें मैंने बताया कि इसको जब इरेज करना होता है तो इसको इरेज किया जाता है स्पेशल किस्म की ये लाइट से, रेज से। लेकिन जो ये वाली है ई राम, ठीक है, इसमें जो है वो डाटा आप इलेक्ट्रिकली इरेज करते हैं। EPROM stands for Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory, an EEPROM chip in which the stored information is erased by using high pulses। मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिकली कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकली कैसे कर सकते हैं कि आप इसे हाई वोल्टेज की पल्सेस, पल्स होता है झटका देना करंट का, वोल्टेज पल्सेस देते हैं, उससे क्या होता है कि इसका जो डाटा है वो इरेज हो जाता है। इसको फ्लैश मेमोरी भी कहा जाता है। फ्लैश मेमोरी वो मेमोरी होती है जो एक तो क्विक हो और जो कि बार बार चेंज हो सके, बार बार रीयूज हो सके। तो इसमें से जो डाटा है वो इरेज हो जाता है। मतलब ये भी एक ईपी रोम है कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम है। फर्क सिर्फ इतना है कि डाटा जो इसमें से इरेज होगा वो इलेक्ट्रिकली होगा यूजिंग इलेक्ट्रिक डिवाइसेस, नॉट सम इंफ्रारेड रेज या इस तरह की किसी दूसरी चीज के साथ नहीं, बल्कि इस तरह से होगा। In EEPROM, a computer user can write instructions or data inside EEPROM chip with special pulses। ठीक है, इलेक्ट्रिक पल्सेस यूज होती हैं जिसको यूज करते हुए आप इसका डाटा जो है वो अपडेट कर सकते हैं। If there is any error in writing the instruction, the user can erase the contents electrically। आप इलेक्ट्रिकली इसके कंटेंट्स को इरेज कर सकते हैं। मतलब इसको हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट जो है, पल्सेस जो है वो आप देते हैं तो इसको जो है ये जो है वो आपका इसका कंटेंट है वो अपडेट हो जाएगा। तो ये हमारा आज का टॉपिक था मेन मेमोरी का।